हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 पर। यहाँ आपको जीके एंड जीए से रिलेटेड बहुत ही अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और ये वीपीएससी 2.0 फेज़ 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये वीडियो आपके लिए। अदर टीचिंग एग्ज़ाम केवीएस हुआ, डी ट्रिपल एसपी हुआ, यूपी टेट हुआ, ऐसे कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें जीके और जीएस पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल ही क्यों ना हो, वो सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आएंगे जीके एंड जीएस से रिलेटेड। अदर सब्जेक्ट के भी आपको यहाँ पे कंटेंट्स मिल जाएंगे, चाहे चाहे वो सीडीपी हो, ईवीएस हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी से भी रिलेटेड यहाँ पे आपको वीडियो मिलेंगे। तो बने रहिए आपके अपने चैनल और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी से कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ और आज के सारे क्वेश्चंस को हम इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी आर ग्रांटेड इनिशियली। शुरू में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो कितने थे? आंसर विल बी 6। यानी स्टार्टिंग में कितने मौलिक अधिकार थे? 6 मौलिक अधिकार थे, 6 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द। केंद्रीय सूचना आयोग CIC केंद्र सरकार द्वारा किसके अधीन स्थापित किया गया था? यानी CIC को किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। उसके अंडर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को क्या किया जाता है? स्टैब्लिश्ड किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने हाई कोर्ट हैं अभी इंडिया में? 25 हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट है ना, यानी उच्चतम न्यायालय। ये उच्च न्यायालय की बात हो रही है। और कितने सुप्रीम कोर्ट है? ओनली वन सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, जिसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं। वो कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, when were the fundamental duties of Indian citizen incorporated in a constitution। भारतीय नागरिकों के मौलिक और कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी को? किस अमेंडमेंट में? 42nd अमेंडमेंट इन 1976 में। ठीक है ना, और किसके रिकमेंडेशन से? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से, है ना। तो जो ब्लू में आपको दिया हुआ है जो भी रिटर्न है वो क्या है? आपका डिस्क्रिप्शन है। रेड वाले फॉन्ट में जो है वो आपका आंसर है एंड ब्लैक वाले फॉन्ट में क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो राइट टू सिटीजन क्रिटिसाइज, है ना, आलोचना करने का अधिकार, है ना। लोकतंत्र की सफलता किस में है? राइट टू क्रिटिसाइज यानी आलोचना करने के अधिकार पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि पहला जो यूनियन बजट था वो किसने पेश किया था? किसके द्वारा पेश किया गया था? इंडिपेंडेंट इंडिया यानी आज़ादी के बाद जो पहला यूनियन बजट पेश किया गया था वो पेश करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, है ना। तो क्या था? RK सन्मुख छेत्री द्वारा किया गया था पहला यूनियन। ये कौन थे? पहले वित्त मंत्री आप कह सकते हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है ना, 22 कब पेश किया गया था? ये भी डेट यहाँ पे मेंशन है, 26 नवंबर 1946। ही सर्व एज द फर्स्ट फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम। कब से कब वो मिनिस्टर थे? 1947 से 1949 तक। कौन थे? RK सन मुखम छेत्री थे। ठीक है ना, विच इज़ द competent body to prescribe condition for acquisition of citizenship। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों
को निर्धारित करने के लिए सक्षम निकाय कौन है? तो कौन है? पार्लियामेंट है। यानी कॉम्पिटेंट बॉडी को वो के बारे में पूछा जा रहा है। टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी सिटीजनशिप के लिए जो भी कंडीशन तय करने का काम को किसका है? पार्लियामेंट का, यानी संसद का करना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड, लिबर्टी को कैसे सीमित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? बाय लॉ और कानून के द्वारा लिबर्टी को आप सीमित कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर डू लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस, लोकसभा का इलेक्शन कितने सालों के अंतराल पर होता है या कितने वर्ष पर होता है? तो हर 5 वर्ष पे क्या होता है? लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है ना। अगर राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए जो चुनाव होता है, यानी विधानसभा चुनाव भी हर 5 वर्ष पर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? 5 ईयर। अब लोकसभा के कितने टोटल मेंबर है? 543 मेंबर है। और राज्यसभा में कितने में मेंबर है? 245 मेंबर है, जिसमें से 233 स्टेट से आते हैं और 12 किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो राज्यसभा में कितने मेंबर है? 245 मेंबर है, जिसमें से 233 स्टेट से आते हैं, स्टेट यानी राज्यों से आते हैं, और 12 किसके द्वारा किया जाता है नॉमिनेट? प्रेसिडेंट के द्वारा। और लोकसभा में कितने हैं? 543 मेंबर है टोटल। ठीक है। व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? द पीपल, भारत के लोग ही ना राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। यानी यहाँ पर क्या है? हमारा क्या है? लोकतांत्रिक देश है ना। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए वहाँ का जो भी राजनीतिक शक्ति है, पॉलिटिकल पावर है, वो किस में निहित है? पीपल ऑफ इंडिया पर है ना, द पीपल यानी लोगों पे। By whom are the election conducted for the parliament and the state legislature in India? भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? यानी चुनाव कौन करवाता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोटेड एट द एज ऑफ, भारत के नागरिक किस उम्र में मतदान कर सकते हैं? तो मतदान करने का उम्र क्या है? स्टार्टिंग एज क्या है? 18 ईयर। आज जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब आप मतदान कर सकते हैं और अपना अपना लीडर खुद चुन सकते हैं। किसके द्वारा? वोटिंग के द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हु कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओवर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो कौन लगाता है? पार्लियामेंट लगाता है ना। यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर? पार्लियामेंट लगाता है। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, पहले भी हमने मेंशन किया था। और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है। Which fundamental rights granted that constitution prohibited traffic in human being? संविधान के किस मौलिक अधिकार ने गारंटी दी है कि मानव तस्करी प्रतिबंधित है? यानी किसके द्वारा, किसमें ये बताया गया है कि आप मानव की तस्करी नहीं कर सकते हैं, है ना, ह्यूमन ट्रैफिक नहीं कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, है ना, शोषण के खिलाफ अधिकार में ये बताया गया है कि आप मानव की तस्करी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये किस अनुच्छेद में बताया, यानी किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 23 में बताया गया है। मानव और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23 यानी आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 23 में ये बताया गया है कि आप किसी भी प्रकार के मानव की तस्करी नहीं कर सकते हैं। और उस राइट्स का क्या नाम है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, यानी शोषण के खिलाफ अधिकार। अगला क्वेश्चन है, इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज इम्पोज्ड बाय विच वन? यानी जब इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी की कंडीशन देश में बनती है, तो वो आर्टिकल किस में आता है? 356 के अंडर में आता है। और उस पर आर्टिकल 356 इम्पोज यानी किसके द्वारा लगाया जाता है, किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो किसके द्वारा, कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति लगाते हैं।
कब? इमरजेंसी के अंडर क्या लगाते हैं? आपातकाल घोषित करते हैं। और किस आर्टिकल के थ्रू? 356 आर्टिकल के लगाते हैं, ठीक है ना, इम्पोज करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। संपत्ति का अधिकार किसके शासन के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? कब किया गया था? 44th अमेंडमेंट। तो कब किया गया था? 44th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल इन 1978 में। उसमें क्या किया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कब हटाया गया था? तो 44 अमेंडमेंट में हटाया गया था, जो कि कब हुआ था? 1978 में। तब राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था उसको हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों से, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ देखते हैं कौन कौन से ये फंडामेंटल राइट्स है, एक बार हम देख लेंगे और किस आर्टिकल के तहत आता है। पहला है राइट टू इक्वलिटी, यानी आर्टिकल 14 से 18 में आता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, जो कि अभी हमने पढ़ा ना, मानव तस्करी के बारे में, तो आर्टिकल 23 से 24 के बीच में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 पर आता है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट क्या होता है? आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेडिमी, आर्टिकल 32 से 35 के बीच में आता है। ये छः क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स हैं। और ये आप आर्टिकल देख लेना, आर्टिकल से रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल के तहत आता है, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर। आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बने रहिए ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।